कार्यक्रम में, जिसका नाम है हेल्थ कलश। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हम आपको हेल्दी रखने का पूरा प्रयास करते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जिनको आप जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, उसको ग्रहण नहीं करना चाहते। और आज का हमारा चर्चा का जो विषय है वो है होम्योपैथिक चिकित्सा। क्या होती है होम्योपैथिक चिकित्सा और हमारे लिए किस प्रकार वो लाभदायक होती है, सभी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निश्चल गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनसे कि होम्योपैथी आखिरकार होती क्या है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, हर किसी के मन में ये भ्रांतियां होती हैं या फिर ये कहें कि उन्हें पता ही नहीं होता कि होम्योपैथिक चिकित्सा है क्या, और पता भी होता है तो पूर्ण जानकारी उनके पास नहीं होती। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे और बताना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को भी ये पता हो कि होम्योपैथिक चिकित्सा आखिरकार है क्या। देखिए, होम्योपैथी एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि तकरीबन 200 साल पुराना है। लोगों का ये मानना है कि ये एक बहुत ही एंशिएंट चिकित्सा पद्धति है, बहुत पुरानी है, जबकि ऐसा नहीं है। तकरीबन 200-225 साल पहले, टू बी प्रिसाइज 1796 में होम्योपैथी टर्म पहली बार कॉइन करी गई थी और तब से इस चिकित्सा पद्धति का पूरे हमारे देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई थी और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, उनके द्वारा ही इस चिकित्सा पद्धति की खोज करी गई थी। होम्योपैथी अगर हम बात करें क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो होम्योपैथी के अंदर हम किसी भी पेशेंट को सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर मेडिसिन देते हैं। पहली, उसके सिम्टम्स की टोटलिटी, यानी कि जो वो कंप्लेंट्स लेकर के आ रहा है उन कंप्लेंट्स को जोड़ा, नापा, उनको हमने तोला। और दूसरी चीज़, उस पेशेंट का इंडिविजुअल कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी। मसलन एक छोटा सा एग्जांपल कि यदि एक घर में माँ और बेटा हैं, दोनों को बुखार हुआ, दोनों आते हैं दवाई लेने के लिए। पहले माँ आ रही है, माँ को बुखार है, लेकिन माँ बुखार के बावजूद अपने घर के सारे काम करने में लगी हुई है। वो नहीं 1 मिनट को भी ठहरती, उसको बच्चे को भी देखना है, पति को भी देखना है। बुखार होने के बावजूद दोनों, माँ और बेटा दोनों को 102 बुखार हम मानते हैं अगर है, और माँ और बेटा दोनों आते हैं। माँ को सारे दिन घर पे काम भी करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, पति को टिफिन बनाना है, सास ससुर के लिए काम करना है, घर में 10 काम करने हैं। वो बुखार होने के बावजूद काम करने में लगी हुई है। सेम बुखार उसके बेटे को भी हो रहा है, तो उसको भी 102 बुखार है, लेकिन वो बुखार में बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा हुआ है। वो हर टाइम चाहता है कि उसकी माँ उसके पास बैठी रहे, कोई और न कहे, सब उसको प्यार करें, पुचकारें। तो यदि ऐसे में दोनों लोगों को हम एक ही मेडिसिन देंगे तो जरूरी नहीं है कि वो काम करें। उन दोनों का इंडिविजुअल कैरेक्टर, उन दोनों की एक पर्सनालिटी है जिसके अकॉर्डिंग वो उस फीवर के लिए रिएक्ट कर रहे हैं। उस रिएक्शन का ही जो मूल्यांकन है वो होम्योपैथी करती है और उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। यानी कि उनके हाव भाव को देखकर, उनकी परिस्थितियों को देखकर ये मेडिसिन दी जाती है, होम्योपैथी की मेडिसिन। उसकी सारी सिचुएशंस कि वो उसको क्या क्या उसके डिजीज को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, या उसको कम करने वाले जिससे उनको आराम मिल रहा है, ऐसी क्या क्या चीजें। अब कई मरीज होते हैं, खांसी हो रही है, हम मूलतः हम ये कहते हैं खांसी है, गला खराब है, आप गर्म पानी पीजिए, चाय पीजिए। तो कई पेशेंट होते हैं जो खांसी के बावजूद गर्म नहीं पी पाते, उनकी दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम ये कहता है कि गला खराब है तो आप गर्म पीजिए, ठंडा बिल्कुल बंद कर दीजिए। बट बच्चे कितने आते हैं कहते हैं गला खराब है, मैं आइसक्रीम खानी है। हम उनको मना नहीं करते हैं क्योंकि वो सही है, क्योंकि यदि उससे उसको खुशी मिल रही है, उससे वो बेटर फील कर रहा है, तो डेफिनेटली फिजिकली भी उसके सिम्टम्स बेटर होंगे। यानी कि ये भी डिपेंड करता है कि आप उस बीमारी को किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको फीवर है, अगर आप यही सोच लेंगे कि हमें तो फीवर है, हम ना तो चल सकते हैं, ना फिर हम किसी से बात कर सकते हैं, हमें प्रॉपर रेस्ट चाहिए, अगर हम ऐसे ही सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फीवर हम पे हावी हो जाएगा। क्या कुछ आप ऐसे ही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि आपने सोचा कि भाई मैं बीमार पड़ूंगा, आप बिल्कुल ठीक है, आप ये सोचने लग जाए कि मुझे आज बीमारी होगी, मैं आज खांसी हो गई और ये खांसी मेरी टीबी में तब्दील हो जाएगी। आप रोज दिन में 10 बार 12 बार 10-10 घंटे आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली वो बीमारी आपकी उसमें तब्दील होगी। डिप्रेशन, साइकोसिस, इन्हीं चीजों को ही एक्सप्लेन करता है। और यदि हम सोचें बीमार से बीमार, कितने एग्जाम्पल्स हैं कि अगर कैंसर से मरने वाला एक व्यक्ति जिसको कैंसर डायग्नोस कर दिया, वो ये सोचने लगे कि नहीं भाई मुझे इससे लड़ना है, आई हैव टू फाइट बैक और मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा।
यानी कि हमारी अगर सोच अच्छी होगी तो जाहिर सी है अगर हम कितने ही बीमार क्यों ना हो, हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं, अपना स्वास्थ्य खुद भी ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ये है कि अगर हम अमूमन लोगों की बात करें तो वो ये सोचते हैं कि हम होम्योपैथी क्यों प्रेफर करें, कि ये आयुर्वेद से कितना डिफरेंस है, यूनानी या फिर एलोपैथी से किस तरह से डिफरेंस है, इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, आपको मैंने अभी जो पहले आपको बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति क्या है, जवाब उसी के अंदर है। हम मरीज को दवाई, हम बीमारी की दवाई नहीं दे रहे हैं, हम मरीज की दवाई दे रहे हैं। एक बीमारी आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथी, ये सभी चिकित्सा पद्धतियां अपनी जगह पे बहुत बढ़िया हैं, मैं इन पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इनके अंदर मूलतः जो दवाई दी जाती है वो बीमारी की वजह जाती है, उनकी डिजीज की स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। बुखार है, आपने मेडिसिन लेनी है, बीपी है, आपने मेडिसिन लेनी है। लेकिन होम्योपैथी में हम जो मेडिसिन देते हैं वो पेशेंट को उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे, उसकी पर्सनालिटी, उसकी पर्टिकुलर टिपिकल फीचर्स के ऊपर ही देते हैं। तो यहाँ पर हम अलग हैं कि एक तरफ इंडिविजुअल अप्रोच है और एक तरफ जनरल अप्रोच है। होम्योपैथी इज मोर ऑफ अ जनरल एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम आज की बात करें, अगर हम एज ग्रुप की बात करें, कहते हैं कि होम्योपैथी सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए ही बेटर होती है, लेकिन क्या कुछ ऐसा अलग है या फिर ये बात सही है या गलत है? देखिए, अगर हम बात करें कि सिर्फ बच्चों के लिए होम्योपैथी ठीक है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी हर एज ग्रुप के लिए है, लेकिन बच्चे को ज्यादातर इसलिए दी जाती है और बच्चे ज्यादातर लेते हैं क्योंकि यूजुअली दवाइयाँ मीठी गोलियों में दी जाती हैं, एंड बच्चे क्योंकि उसके बहुत फॉन्ड होते हैं तो वो तुरंत मेडिसिन ले लेते हैं और जनरली टैबलेट्स या सिरप्स जो और सिस्टम्स में वो लेने से कतराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठी होने की वजह से बच्चों के लिए ही ठीक है। हर एज ग्रुप, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल के मिडिल एज एक आदमी हो या 80 साल के वयोवृद्ध हो, सभी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन दी बेस्ट है। अगर जैसे कि एज ग्रुप आपने कहा कि ठीक है किसी भी एज ग्रुप के लिए ले सकते हैं, क्या उसमें भी कोई टाइम सीमित है कि अगर 80 साल का बंदा ले रहा है तो फिर कितने टाइम के पीरियड के लिए लेना चाहिए? 1 महीने के लिए, 15 दिन? वो डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अब यदि हम कोई बहुत जटिल बीमारी, जैसे हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, या हम एक 80 साल के आदमी की हम बात करते हैं उसको तभी अचानक डायबिटीज हो गया है, तो उस व्यक्ति के लिए जब तक उनका टाइम है, जब तक वो जिंदा है तब तक वो करेंगे, तब तक वो मेडिसिन लेंगे। लेकिन अगर हम ये बात करें कि भाई छोटे बच्चों को बीमारी हुई है, उस टाइम पर वो डिपेंड करता है, वो भी अगेन डिपेंड करता है कि उसको प्रॉब्लम क्या हुई है। तो अकॉर्डिंगली ये एक एज के हिसाब से जनरली ये है, स्पेसिफिक है कि एज के हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाएगी। एज, डिजीज कंडीशन, उसकी सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो सब चीजें उन सबको एक वही बात हुई है, टोटलिटी लेना बहुत जरूरी है। तो टोटलिटी के हिसाब से उसकी कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंगली मेडिसिन जाती है। ये जरूरी नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रांति है कि भाई होम्योपैथिक मेडिसिन है वो लंबे समय तक ली जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि बीमारी का जो बीमारी है, जिसको भी बीमारी हुई है, वो उसका स्टेट इतनी डीपर नहीं हुई है, वो इतनी उसने और सिस्टम्स को इन्वेड नहीं कर रखा है, या जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं वो इतनी सीरियस नहीं है, तो शायद कम टाइम के अंदर भी पेशेंट को आराम मिल सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारियां लगातार आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन दर्शकों यहाँ पर समय ने हमें इशारा किया है एक छोटे सा ब्रेक लेने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी होती है, बहुत सारे सवाल आपसे होते हैं, लेकिन जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है हेल्थ कलश। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि होम्योपैथी क्या होती है और क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, कौन सी हमें दवाइयाँ खानी चाहिए और क्या हमें, अगर बात करें परहेज की, वो हमें अभी तक जानकारी हमने दर्शकों को नहीं दी है। तो यहाँ पर ये जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि कहते हैं कि होम्योपैथी में ज्यादा हमें परहेज करना पड़ता है, क्या कुछ ऐसा है या फिर नहीं है? देखिए, परहेज की बात है तो हम होम्योपैथी की बात करें, एलोपैथी की या किसी भी चिकित्सा पद्धति की बात करें, जो बीमारी है और जो चीजें, जो खाने की चीजें, जो एनवायरमेंट कंडीशंस, जो चीजें उस बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं, जो भी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनका परहेज तो हर किसी के लिए, वो हर चिकित्सा पद्धति में है। चाहे वो मसलन अगर किसी को कफ हो रहा है, बच्चे को कफ है, खांसी की बात करें, खांसी गया और उसको हम ये कहें भाई वो लगातार आइसक्रीम खाया जा रहा है, हालांकि उसका मन है,
जी। लेकिन उसके बाद हम उसको कहेंगे कि भाई लगातार आपने आइसक्रीम नहीं खानी, ज्यादा आइसक्रीम नहीं खानी, डेफिनेटली एग्रीवेट करेगा। परहेज होता है, हाँ एक परहेज जो हम लोग बिल्कुल डेफिनेटली पेशेंट्स को कहते हैं, और सब लोगों ने सुना भी होगा इस बारे में, कि खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले दवाई खानी है पेशेंट को, वो डेफिनेटली मैटर करता है। खाने से तकरीबन 1 घंटा तो नहीं, पर हाँ आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद होम्योपैथिक दवाई लेंगे तो उसका असर ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका बहुत सिंपल सा कारण है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाने के बाद जो भी फूड पार्टिकल्स हैं या जो टेस्ट है हमारी टंग के ऊपर स्टिक हो जाता है, और उस टेस्ट की वजह से उस टंग पे जो सेंसेशन रहता है वो होम्योपैथिक मेडिसिन के एक्शन से इंटरफेयर करता है। उस मेडिसिनल और जो अपना फूड का इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को दूर करने के लिए हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट खाली पेट दवाई ले ले। यदि खाली पेट नहीं ले पाता तो खाने के आधे घंटे बाद, जब जीभ साफ हो जाए, जब जो सेंसेशन है वो कंप्लीटली चला जाए, उसके बाद वो मेडिसिन ले तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अधिकतर अगर देखा जाए तो लोग बाग इसलिए प्रेफर नहीं करते होम्योपैथी कि उन्हें लगता है कि हमें ये काफी लॉन्ग टाइम पीरियड है, बहुत स्लोली ये वर्क करता है और हर कोई चाहता है जल्दी से जल्दी वो बीमारी से रिलीफ हो सके। तो फिर क्या आप इस बात पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत सबसे बड़ा एक, अगर हम कहें एक होम्योपैथी का नेगेटिव फैक्टर है, यही है कि भाई लोग समझते हैं बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे काम करती है और एक लंबे टाइम तक दवाई खानी पड़ती है। पर देखिए, इसका एक सिंपल सा सवाल सिर्फ होम्योपैथ के ऊपर नहीं उठता है, ये सवाल उठता है लोगों के ऊपर। जी। लोग चाहते हैं, लोगों को जैसी बीमारी होती है, कोई भी खांसी भी हुई, लोग कहते हैं भाई चलो भाग के हम एक एलोपैथिक सिरप ले लें या दवाई खा लें या आयुर्वेदिक के पास चले गए, किसी भी डॉक्टर के पास चले गए। लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास वो देर से आते हैं, और जब तक वो आते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तब तक वो खांसी सिर्फ गले से बढ़ करके नीचे विंड पाइप, चेस्ट तक, लंग्स तक पहुंच जाती है। एंड एट दैट टाइम हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई हम उस बीमारी को जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आई थी, एक छोटी खांसी ग्रुप में, वहां से बढ़ के वो एक लंग इन्फेक्शन या प्लूरिसी वहां तक पहुंच जाती है। तो डेफिनेटली कोई बीमारी अगर एक ज्यादा ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर चुकी है, उसको ठीक करने में टाइम लगेगा ही हमको, और जब वो टाइम लगता है तो इसलिए लोगों का ये मानना कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वही पेशेंट जिसको लंग्स में प्रॉब्लम है वो कल एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएगा या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको उतना ही टाइम लगेगा। बट क्योंकि पीछे से एक धारणा चली आ रही है कि नहीं होम्योपैथी धीरे काम करती है, धीरे धीरे आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना पूरा टाइम पीरियड वही लेते हैं जितना सिस्टम मेडिसिन लेते हैं। जी, यानी कि ये कह सकते हैं कि लोगों की ये सोच भी बन चुकी है और एक आदत बन चुकी है कि पहले वो एलोपैथिक को प्रेफर करेंगे, देन अगर उनको कोई फायदा नहीं होगा तो वो होम्योपैथिक को प्रेफर करेंगे। वो अभी भी एक हिट एंड ट्रायल ही है लोगों के लिए कि चलो काम नहीं करा तो शायद होम्योपैथी काम कर ही जाएगी। जबकि अगर पहली स्टेज में, डिजीज की पहली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ही पेशेंट हमारे पास आए तो शायद जितना एक दूसरी चिकित्सा पद्धति टाइम लेती है, हम शायद उससे कम टाइम लें। जी, यानी कि जल्द से जल्द वो फायदा भी जल्द फायदा डेफिनेटली जल्द से जल्द फायदा करेगी और उतना ही सेफली और प्रॉम्प्टली एक्ट भी करेगी और पेशेंट को वो फर्दर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जी, ये तो डॉक्टर साहब ये तो हुई कफ की बात, लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे अगर किसी पेशेंट को शुगर है या फिर अस्थमा है तो क्या उसका इलाज भी होम्योपैथिक में पॉसिबल हो सकता है? डेफिनेटली। एक देखिए, हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 5 से 6 हज़ार मेडिसिन इस टाइम हमारे होम्योपैथिक फार्माकोपिया में है, और 5 से 6 हज़ार मेडिसिन क्रूड मेडिसिन। तो 5-6 हज़ार मेडिसिन सिर्फ ये छोटी बीमारियां, खांसी, पेट खराब, उल्टियां, इनके लिए नहीं है। बहुत ही बढ़िया वेल प्रूव्ड मेडिसिन हैं जो कि पुरानी से पुरानी और जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। जी, लेकिन साइड इफेक्ट्स की भी, अगर मैं यहाँ पे आपने साइड इफेक्ट का नाम लिया, जिक्र किया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं साइड इफेक्ट किस स्टेज तक करती हैं और अगर नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं? देखिए, मेडिसिन है जी, हम बात होम्योपैथी की कर रहे हैं, लेकिन जो भी है मेडिसिन है और मेडिसिन का अपना साइड इफेक्ट होता है जी। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो डोजेज हम देते हैं पेशेंट को, वो डोजेज इतनी माइन्यूट होती है कि साइड इफेक्ट का पता नहीं लगता जी। अगर कोई साइड इफेक्ट आता भी है तो वो पेशेंट उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता। हाँ, कुछ केसेस में डेफिनेटली हमें साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मेडिसिन है, कभी डोज ज्यादा हो गई या पेशेंट ने परहेज नहीं करा तो साइड इफेक्ट हो जाता है। तो अगर हम ये कहें कि साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी एक मेडिसिन है और अपना साइड इफेक्ट करती है, लेकिन मुद्दे की बात यही है कि
डोजेज इतनी माइन्यूट होती है, इतनी माइल्ड मेडिसिन होती है कि वो साइड इफेक्ट पेशेंट अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता। जी, लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि हो भी सकते हैं साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट आगे चल के गंभीर तो नहीं हो जाते हैं या फिर वो अपना रुख तो नहीं बदल लेते हैं? देखिए, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि मेडिसिन किस पावर में और किस डोज में दी गई है। यदि डोज ज्यादा है या बहुत ज्यादा हाई पावर की मेडिसिन दे दी गई है तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट भी खराब हो सकते हैं, बट मूलतः यह देखा जाता नहीं है, पेशेंट जितना कंप्लेंट करता है नहीं। जी, यानी कि ये कहें कि हम अगर पेशेंट्स की बात भी करें तो सबसे पहले जरूरी होता है कि परहेज उन्हें करना चाहिए। अगर वो परहेज नहीं करेंगे तो साइड इफेक्ट तो पॉसिबल है, क्योंकि साइड इफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दवाइयाँ भी हमारे लिए खाने का ही काम करती हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी बातें बताई होम्योपैथी को लेकर। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के मन में, दिलो दिमाग में जो भी भ्रांतियां थी होम्योपैथी को लेकर, वो अभी खत्म हो गई होंगी और हो सकता है होने वाली भी हो। लेकिन अगर बात करें इमरजेंसी की, तो कोई अगर हम पेशेंट इमरजेंसी में होम्योपैथिक को प्रेफर करता है तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, बात वही आती है, ये दवा है जी। और दवा की अगर पोटेंसी, दवा की पावर, दवा की डोज बीमारी के हिसाब से सही इस्तेमाल करी जाएगी तो पेशेंट को आराम कैसे नहीं होगा जी। चाहे वो दवा एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो जी। और होम्योपैथिक स्पेशली, हर दवा अपना एक्शन पूरी प्रॉम्प्टली और स्विफ्टली करेगी अगर वो सही टाइम पे दी गई है, सही मात्रा में दी गई है और सही पावर में दी गई है। जी। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि मेडिसिन में काम नहीं करती, डेफिनेटली उनका बहुत अच्छा रोल है। यानी कि पेशेंट को भी इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि दवाइयाँ तो काम करेंगी, लेकिन उन्हें अपने ऊपर भी ये विश्वास होना चाहिए कि हमें क्या टाइम पीरियड के अनुसार ही दवाइयाँ लेनी है या प्रेफर करनी है या नहीं करनी है, उसी के मुताबिक पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं ये बात कहूँ कि आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को कौन से टिप्स देना चाहते हैं या फिर क्या कुछ खास बताना चाहते हैं जो नॉर्मल डाइट उन्हें लेनी चाहिए, वो जिससे स्वस्थ रह सके वो? देखिए, डाइट लेने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं आपको एक ट्रेडिशनल बात ही बताऊंगा जो हमारे एंशिएंट, हमारे स्कॉलर्स ने लिखी है, हमारे वेदों में लिखी हुई है कि खाना हमें दिन में 3 बार खाना चाहिए। मेन 3 मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट अगर हम कहें तो सुबह का खाना होना चाहिए राजा की तरह से। राजा खाना कैसे खाता है? अपना जिसका जो मन में आया, जिस तरह का उसने खाना है, जितना खाना है वो उतना खाता है। दोपहर का खाना एक राजकुमार है, लाइक अ प्रिंस। राजा ने जो सुबह खाया, राजा को अच्छा लगा, जरूरी नहीं उसको सब चीजें अच्छी लगी, उसने 10 चीजें खाई, उसको 7 चीजें अच्छी लगी, तो अपने बेटे को वो अच्छी चीजें खिलाना चाहेगा। क्वांटिटी कम हो गई, क्वालिटी बढ़ गई जी। और रात का खाना एक भिखारी की तरह, जो मिला, जितना मिला, खाया और सो गए जी। यदि ये रूटीन हम दिन में 3 बार फॉलो करें, सुबह का खाना अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में, चाहे आपका फिजिकल वर्क है या नहीं है जी। सुबह का खाना ब्रेकफास्ट हैवी, लंच उससे लाइट और डिनर सबसे लाइट, यदि ये रूटीन हम शुरुआत से मेंटेन करेंगे तो आई डोंट थिंक कि अगर ये कोई रूटीन को 10 साल तक मेंटेन कर लेता है शुरुआत से, मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई भी मेजर प्रॉब्लम होने के चांसेस होंगे। और अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, डायबिटीज या हाइपरटेंशन, फैमिली के अंदर किसी प्रॉब्लम है, तो इन बीमारियों का आगे बच्चों में ट्रांसफर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बशर्ते जो बच्चा है वो ढंग की डाइट ले रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मॉडर्न लाइफ को हम देखें, उसकी बात करें तो अमूमन ये कहते हैं कि मॉर्निंग में हम हैवी ब्रेकफास्ट अगर करते हैं तो हमें ज्यादा नींद आती है, ज्यादा सुस्ती आ जाती है, तो क्या आपकी बात से इसका लिंक क्या है? देखिए, ये भी अगेन एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई हमने सुबह ज्यादा खाना खा लिया, गैस बनेगी, डकार आती रहेगी, हमें नींद आएगी, जबकि ऐसा है नहीं। सुबह का खाना, और ये ज्यादातर लोग वो कंप्लेन करते हैं जो कि डेस्क जॉब कर रहे हैं या एमएनसीज में काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए ना, अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो उसके बजाय आप क्या कर रहे हैं? आपने सुबह आप एक ब्रेड का पीस लेके चले गए, वहां पहुंचने में 2 घंटे बाद भूख लगती है, और भूख आप फिर टोस्ट मंगा, वहाँ पे समोसा मंगा लिया, ब्रेड पकौड़ा मंगा लिया, दिन में 4-5 बजे आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो वो भी तो ठीक नहीं है। उसके कंपैरेटिवली अगर आप सुबह ढंग का नाश्ता करके निकल गए तो आपको भूख, इन अबनॉर्मल चीजों की आपको एपेटाइट नहीं आएगा, क्रेविंग्स नहीं होंगी, और ये चीजें इनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे ज्यादा है, ये आपको हैम्पर करेंगे ही करेंगे। और यदि आपके डेस्क जॉब है तो मुझे लगता है कि आपका ब्रेकफास्ट हैवी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मेंटल वर्क करना है, आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपको लॉजिक चाहिए, आपको रीजनिंग चाहिए उस टाइम पे। उन सब के लिए यदि आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगी
तभी आप ढंग से काम कर पाएंगे, और वो काम तभी होगा जब आप बॉडी को ढंग से नरिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी टिप्स आपने हमारे दर्शकों को बताई हैं, और उम्मीद करती हूँ अपने दर्शकों से कि जो डॉक्टर साहब ने आपको बातें बताई हैं कि तीनों टाइम को आपको खाना रेगुलर बेसिस पे आपको करना है, क्योंकि डॉक्टर साहब देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि आज के टाइम पे वो स्वस्थ रह सके, अच्छे से काम कर सके, वर्कआउट कर सके और अपनी डेली लाइफ को बेटर बना सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आप बहुत सी जानकारी दी। तो दर्शकों, आज के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमने पूरा प्रयास किया है आपको होम्योपैथिक चिकित्सा की पूर्ण जानकारी देने की। कई लोगों के मन में ये भ्रांतियां होती हैं कि हम होम्योपैथिक अगर प्रेफर करें तो क्यों करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उन सभी भ्रांतियों का उत्तर आपको मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है, लेकिन यहाँ पर वक्त ने हमें इशारा कर दिया है आपसे विदा लेने का, तो मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।